Namaskar and welcome to In Focus. With prices rising, the country's food grain output falling, and the agricultural situation looking a little uncertain, what sort of 1997 do we face? Here to help us assess the situation is the country's agriculture minister and one of two cabinet ministers from the Communist Party of India, Chaturanan Mishra. Minister, recently at your national executive, you warned the government against rising prices. In December, your party has talked about prospective nationwide protests against rising prices. Yet today, inflation is 7% and rising. How worried are you by this situation? So far, agriculture prices are concerned, I have thought about this problem. Our farmers must get that much of price with which they can work properly. If you give them less price, then they will be put into loss and they will not be eager to have more production. So prices are bound to be raised. I mean, the prices fixed by our government must rise according to the situation. But there is another aspect of the problem which I am aiming at. If you raise the productivity, say if you have 10 quintals in 1 acre, the price will be 1. If you have 15 quintals in an acre, then a little less price can be beneficial to the farmers. मतलब सर प्रोडक्टिविटी तो काफ़ी सालों के बाद बढ़ेगी, कीमतें तो आज बढ़ गई हैं. आज इन्फ्लेशन 7% पे है. जब आपकी सरकार आई थी तो इन्फ्लेशन 4% पे था. 3% 6 महीनों में बढ़ गया. Does this worry you? इसका तो ये भी कारण है कि पहले से बहुत सी चीज़ों की प्राइसेज चुनाव के चलते उन्होंने रोक रखा था. जैसे आपको उदाहरण दे दें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वो तो हमको चुकाना पड़ा है, तो इसलिए वो तो वेरियस फैक्टर्स हैं जो अभी हुआ है. जो गल्ले के मामले में हुआ है, खास करके गेहूं के मामले में जो हुआ है, उसके पीछे ये बात है कि कुछ लोगों ने इस उम्मीद से कि इस साल का प्रोक्योरमेंट पहले से कम हुआ है, इसलिए उन्होंने कॉर्नरिंग कर ली थी. अब वही लोग हल्ला करने लगे हैं कि आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं. सर एक तरह ये तो आपकी सफाई हुई, लेकिन तब भी आप मंत्री हैं और आपकी सरकार हुकूमत कर रही है और आज कीमतें 7% इन्फ्लेशन से भी ऊपर चढ़ रही हैं. Doesn't this worry you? हमने तो आपसे बताया कि प्राइस को हम लोग घटाने के लिए, जहाँ तक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, अगर हम प्रोडक्टिविटी को रेज करें, जो बहुत दूर की बात नहीं है, ये हम आपको बताना चाहेंगे. अगर हम किसानों को वो सुविधा दें जिससे वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं. हमारा मतलब है खेती के लिए जिन सामानों की ज़रूरत है, जैसे सिंचाई चाहिए, ये किया जा सकता है. लेकिन मंत्री साहब, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते बढ़ाते साल तो बीत जाएगा. जो लोग आज मुसीबत में फंसे कीमतों के कारण, आप उनके लिए क्या सलूशन? उनके लिए तो इंपोर्ट करके प्राइसेस को रोका गया है. अभी तो प्राइस बढ़ नहीं रहा. प्राइस रुकी तो नहीं ना? वैसी की वैसी वहीं पे वहीं है, गिरी तो नहीं. कुछ पहले के मुकाबले में घट गई है. यहाँ तो 13 रुपये तक आटा चला गया था दिल्ली में. चलिए आप इंपोर्ट की बात कर रहे हैं. लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन. यू न्यू as a government as early as August that there was going to be a 6 million ton shortfall in food grain output, but imports didn't happen till December. Couldn't this have been handled faster? फास्टर कुछ होने की बात यह है कि 6 मिलियन टन का शॉर्टेज नहीं था, 3 मिलियन टन का शॉर्टेज था. प्रोक्योरमेंट में 4 मिलियन टन का शॉर्टेज था, इसलिए उस 6 मिलियन टन वाली बात सही नहीं है. दूसरी बात यह है कि ये देखा गया था कि हमारे पास इतना फूड ग्रेन्स है कि हम पीडीएस को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हम पूरा दे सकते हैं. ये अभी भी है हमारे पास. फिर इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि आउटसाइड मार्केट को, जो पीडीएस के बाहर हैं, उनके लिए हमको करना पड़ रहा है. अपने पीडीएस के लिए हमको नहीं करना पड़ा. पर अगर आपको आज करना पड़ रहा है तो आपने यही चीज पहले क्यों नहीं की? आखिर बाहर के दाम बढ़ते नहीं? नहीं, बाहर के दाम घटे हैं. ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम है
कि 6 महीना पहले जो गेहूं का प्राइस था वो प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में नीचे हुए। ये जरूर है कि जब भारत या चाइना इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचता है तो दाम बढ़ा देते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन जहां तक इंपोर्ट करने का ताल्लुक है वो एप्रोप्रिएट टाइम पर उसको किया गया जब प्राइसेस नीचे आ गई थी, पहले प्राइसेस ऊंची थी। मंत्री साहब, मेनी पीपल विल बी हियरिंग दिस इंटरव्यू और वो कहेंगे कि सवाल पूछा गया मंत्री साहब को और उन्होंने सरकार की तरफ से सफाई दी, मगर एक बार भी मंत्री साहब ने ये नहीं कहा that yes, I am worried by a 7% national inflation rate. नहीं, ये तो कहने की बात नहीं है। कोई भी ऐसा मंत्री या कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो इस बात से चिंतित नहीं होगी, लेकिन चिंता करके बैठ जाना तो सरकार का और मिनिस्टर का काम नहीं न है। उस पर कार्य करने का उसका कर्तव्य है न। लोग हमसे तो लेकिन सर आप मुझे एक चीज बताएं, आज इन्फ्लेशन रेट 7% तक पहुंच गई है, कितनी आगे बढ़ेगी? नहीं, हमने आपसे इसकी चर्चा की नहीं, आप एग्रीकल्चर प्राइसेस की बात कर रहे हैं, मैं जनरल इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। जनरल इन्फ्लेशन के लिए तो डिमांड एंड सप्लाई को नियमित करने के लिए कई एक कदम उठाने की जरूरत हो। बताइए सर, किस तरह के कदम उठाने चाहिए और ये आपकी सरकार क्यों नहीं उठा रही इन कदमों को? नहीं, कुछ चीज़ों को इसलिए भी उठाने में दिक्कत है कि हम लोग जो हैं सो ऐसे देश के नागरिक हैं जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जिसकी इकोनॉमी डिफिसिट इकोनॉमी है, तो अपने चीज़ों की कोई सुरक्षा देना तो ज़रूरी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम तुरंत खाद्य तेल का दाम बहुत ज़्यादा घटा दे सकते हैं, लेकिन अगर खाद्य तेल हम इंपोर्ट करने लगेंगे तो हमारा अपना जो किसान है वो बर्बाद हो जाएगा, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए हमारी वो विदेश के जो लोग हैं उन्नत देशों के, वो बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं। आपके यहाँ दूध का दाम 9 रुपया लीटर है और फ्रांस का दूध यहाँ आएगा उसके 9 रुपये उसमें सब्सिडी है, तो आप समझिए हम कैसे कम्पीट करेंगे उनको। तो मंत्री साहब एक तरह आप ये भी कह रहे हैं कि कीमतें गिर नहीं सकती। हमने आपसे कहा कि कीमतें गिराने का दूसरा तरीका है, जो तरीका आप कह रहे हैं उससे तो भारत फिर उपनिवेश हो जाएगा उन लोगों का। आप कह रहे हैं कि सब्सिडी के कारण आप कीमतें नहीं गिरा पाएंगे, सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ा के ही गिरा पाएंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में 1-2 साल लग जाएंगे, तो उसके अंतर में लोगों का क्या होगा? हमने तो आपको बताया कि बहुत ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगता है, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। कोई राष्ट्र का निर्माण एक दिन में तो होता नहीं है और इसलिए बर्बाद तो नहीं कर दिया जाएगा जो कुछ है। जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं वो दुनिया के विकसित राष्ट्र इस पोजीशन में हैं कि वो अपनी कंपनियों के जरिए हमारे तमाम कारोबार को फेल करा दे सकते हैं। लेकिन मिश्रा साहब साथ साथ आप एक और चीज़ भी कह रहे हैं कि जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तब तक इन्फ्लेशन 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9% तक भी पहुंच सकती है। ये भी आप कह रहे हैं साथ साथ। अगर देश के लोग नहीं काम करेंगे, सरकार नहीं फंक्शन करेगी, इंडस्ट्री नहीं फंक्शन करेगी तो क्या नतीजा होगा? लेकिन हम तो इसको नहीं सोचते हैं। हमने आपको बता दिया कि हमारे पास ऐसी योजना है और ऐसी स्कीम पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें दूर की बात छोड़ दीजिए, अभी गेहूं की जो बुआई हुई है उसके लिए हम इस बात की कोशिश में हैं और वित्त मंत्रालय से बात कर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन से बात कर रहे हैं कि उनकी सिंचाई के लिए हम अभी तुरंत क्या करें। उनकी सिंचाई के लिए उसका इंतजाम हम अभी सोच रहे हैं जहाँ नहीं है सिंचाई। लेकिन मंत्री साहब 6 हफ्ते भी नहीं हुए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमें इंटरव्यू में कहा था कि बड़ी आसानी के साथ ये सरकार इन्फ्लेशन को 4 या 5% पे काबू रख सकती है अगर रखने की हिम्मत हो। आपको सुन के लग रहा है जैसे हिम्मत नहीं है, आप हार पहले से ही मान गए। देखिए, हम मनमोहन सिंह जी कह सकते हैं, वो तो बहुत विशेषज्ञ हैं, लेकिन उन्होंने ही तो पावर के सेक्टर में विदेशी कंपनियों पर भरोसा किया था, जिस पावर के अभाव में आज खेती और उद्योग दोनों में आज घाटा हो रहा है। तो कहने और करने में तो बड़ा फर्क है। मुझे एक चीज बताएं, आज आपकी सरकार है, 1997 शुरू हो गया, इस साल इन्फ्लेशन कहां तक पहुंच सकती है? 8, 9, 10 तक पहुंचेगी? ये कहना कठिन है, इसका हम फोरकास्ट अभी आपको नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज तो साफ है नजर कि आप ये नहीं कह रहे कि 9% तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि पहुंच सकती है। पहुंच सकती है, ये हम आपको नहीं कहेंगे कि नहीं ही पहुंच सकती, लेकिन सरकार पूरा प्रयास करेगी, कोशिश करेगी कि इसको हम नीचे लावें। Let me ask you an open question. You're an honest man.
Do you think inflation will go back to the traditional 4-3% India is used to this year? No, it will take time. How much It time? cannot be done within a year or so. How much more than a year? That I can't forecast because so many factors are there. So you are also saying, Minister, that for more than a year, inflation will be 7% or above 7%? No, that can be both, can be reduced also. But you asked me just whether it can be 3 to 4%, that I have said that it will take time. So we have to learn to live with high inflation. That we have been living with. And this government is not going to step in with subsidies to artificially reduce the price. That also is something you've said. No, subsidies, I have told you that we have given subsidies, but despite that, there are certain things which is beyond the control of this government or any government. Say, today when you go to sleeping bed, it is 35 rupees for a dollar. If you rise in the morning, it is 36. So everything price will go up, whatever we are importing. You are also saying the government is a little helpless in the face of economic factors. Naturally, market factor, international market has become a big factor. It is a super government. They are deciding the relation between the rupee and the dollar, not we. They are deciding that what price it will be for petroleum, not we. They are deciding what should be the price of fertilizer, not we. So we just give you subsidy so that prices should not go up so much. Otherwise, if all the subsidies are withdrawn, then inflation will be much more higher. It will be even double and more than double. But this is the thing. You have proposed for the 9th five-year plan the withdrawal of up to 50% in all agricultural subsidies. That's going to kick up prices like mad. No. Perhaps you have misread it. What I have said, and I told the... I'm quoting only from newspaper articles. No, then you have not correctly quoting me. Newspaper have not reported. What I have said that without raising the price, agriculture subsidy, that means rural area, it can be reduced by 50% or so, without raising the price. But how? How do you balance it? If I raise the production and productivity in the farms of the small and marginal farmers, to whom we give from public distribution system, to that extent they will not take from our shop, I mean government shops. And their total population is more than 50%. So I have calculated, and I told the World Bank president who came here, the team, that this is the way to reduce the subsidy, not by killing those persons. I have made it clear to them, and I am to tell you that they responded to this. They have sent another team headed by their agriculture director, and they are convinced, and they have promised me, I don't know how far they will implement it, that by March end they will give us some fund for the small and marginal farmers for credit purposes. In sugar, we can reduce the subsidy by raising the recovery of UP and Bihar. The rate of recovery of sugar in UP and Bihar is very low. Because of wastage? Because it is not only wastage is also there, but the factories are old, they are exploiting the farmers. The capacity of the factory. So you have to renew factories, put in new technology, new machinery. So many things are to be done. The first thing to be done, so far my ministry is concerned, to give them new varieties of sugar cane which have bigger recovery, as in Maharashtra. So my ministry is trying for it. I had a meeting of the scientists, the departmental officers and all, and we have worked it out, and so very soon I am going to implement it. Seeds will be of higher recovery varieties that will be distributed to the farmers. Minister, I have to stop you here because we have to take a commercial break, but it seems to me that the secret of your plan depends critically upon raising productivity. In part two, I want to ask you, how are you going to get productivity raised? But that will have to be after this commercial break. We'll be back in just a couple of minutes to continue this conversation with the Agriculture Minister.
Welcome back to part 2 of this interview with the Agriculture Minister. Minister, in part 1 you were explaining to us that everything depends upon raising productivity. So let me ask you a simple question. How will you raise productivity, and that too within a year, year and a half? It can be done within a year also. Start with, I tell you. Just take it. Electricity. Our PLF is very low. It can be easily increased by 1% in a year. That will give us 600 crores that we can reduce the subsidy there. We have a line loss of transmission loss, what is called. It is also a part of that is a clear theft of electricity. A good government can stop it. Even if you stop by 10%, there will be no need of subsidy in electricity. I can give you numerous examples. What about food grain output? How will you increase Food grain, that? I tell you that if I give them irrigation, nothing much, I am asking you irrigation, some high-yielding variety of seed that I have already arranged, and some fertilizer, our farmers will raise the productivity. To be able to give them fertilizer, to be able to give them irrigation, and earlier you were talking about new technology for sugar mills, all of that is capital intensive. Where does the money come from? No, it is not the money that way. Private sector is there in sugar, they are not giving money. But in cooperative sector in Maharashtra, sugar factory, they are giving us much more recovery of sugar. Tell me something, how much of your plans to increase productivity, and that too within a year, are dependent upon inviting private industrial investment into agriculture? That is also needed. I may tell you that post-harvest management, we have wastage up in fruits and vegetables of say something 25 to 30%. We can check it. We want private sector to come forward and do it. But they won't come forward unless you guarantee that they can have larger holdings than your land ceilings permit. Will you permit that? No, this is not the holding question. I don't know how you people are sick of this question. This is not at all holding. Why there will be holding? Japanese have no bigger holdings. They are getting 4 times more production in Japan. Why India can't have it? Some people have just coined some phrase, and it is being time and again repeated by our intellectuals. But you're then wanting investment on the basis of an act of faith. No, why act of faith? We have money. We were giving them. If say bad loans in the banks, which were on account of the industrialist, if that is not there and we give it to the farmers, they will give us higher yields than in the past. Are you confident that you can get the support from your cabinet to create the conditions for this higher productivity? This is, they have done it. The 9th plan approach, the agriculture has been given priority. And I may tell you, if you want to have a growth rate of 7%, then agriculture must have higher growth rate, otherwise you can't achieve that. Are your colleagues in the cabinet all agreed with you in giving agriculture this high priority? Yes. There is unanimity about that. But this is the difference, that we are hearing the criticism from outside. And that growth rate of 7% will not be possible. It will be possible because heavy investment will be done in agriculture. That has been decided already. In the approach paper it is so. Once upon a time, according to the papers, and I emphasize it's according to the papers, you were quoted as saying that the Planning Commission, even under Professor Dandavate, had an ad hoc and casual approach to agriculture. Has that changed? The government itself came, you see, just after that election, suddenly. Government has no program, so it was going by ad hocism. Now that we have the plan approach, it will be discussed by the National Development Council, and so we have the plan thing now. There is nothing wrong in saying that in the past we are going by ad hocism. All right, then we began this part of the interview by establishing that everything depends, Minister, upon getting productivity rising. Now it seems everything depends in turn upon the cabinet being united and focused. You say the cabinet is united and focused. Let me tell you what one of your communist colleagues, the CPM General Secretary, said this week. He said that the government is failing to take initiatives. He says that the government is being dictated to by the Congress party. He said the government has failed to make an impact on the people. Do you agree with his views? Some criticism are there, and I don't think that it is out of place.
But so far, one or two things is concerned. I may like to tell you that so far Congress, this government is dependent upon Congress support. It is not a secret thing that is there. But to say that it is dictated by the Congress policy, this will not be correct. Because there are issues on which the Congress is saying that it is according to their own policy matters. So they are saying so. So common economic program that we have chalked out, the Congress is supporting it. What about the other thing Mr. Surjit said? He said that your government is failing to take initiatives. I don't know on what point he has said. I know in foreign matters, something has happened that government have taken initiative. CTBT, you know that. Bangladesh, you know that. Afghan things, you know that. Well, they were very slow over the Taliban issue, but never mind, we can leave that aside. We attended the Tehran conference very soon. I personally attended it. So you can't say that we are not taking initiative, but much initiative is needed. If he has criticized us for that will alert the government and we should do so. He also says the government has made no impact on the people. That can be judged whether it has impact or not, that any future election can tell you that whether impact is not there. But I can say that Congress has not gained so far popular votes are concerned. Forgive me interrupting, but tell me something. If you're so satisfied with the government, then why is your party planning what the press calls Rasta Roko, Rail Roko, nationwide protests in February and March? No, I never said that I am satisfied with the government functioning. What I have said, that only negative part of this government is not there. There are some positives too. Yes. But tell me something, why are you still planning these protest demonstrations? Because people must come forward. If you have to implement the new economic program, then mobilization of the people is the first condition. पर अजब बात नहीं है, अब लोगों को कह रहे हैं कि सामने आके मेरी ही सरकार पे आप दबाव डालिए। ये इसमें हर्ज क्या है? हमको तो उनको खेत का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप ऐसी चीज विपक्ष के नेता करते हैं, सरकार के मंत्री तो नहीं करते। देखिए ना, ये आप ट्रेडिशनल तरीके से सोचने के आदी हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि जो कभी इस देश में नहीं हुआ था, 13 पार्टी मिलकर दुनिया में कभी सरकार बनाया था। पहला देश है जहां ये हुआ। तो इसमें पीपुल्स, अगर आपके ऐसे झगड़े रहे आपस में, सरकार कितने महीने और चलेगी? अखबार जितना झगड़ा बना रहा है उतना झगड़ा रहता तो सरकार कोलैप्स कर जाती। आप मुझे बताइए, जनवरी 1991 तक सरकार रहेगी? अभी आप तो ज्योतिषी का काम कर रहे हैं, हम आपको इतना ही कह सकते हैं। यह अगर हौसला होता तो आप कहते हाँ जी जरूर रहेगी। नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कहना नहीं चाहते कि नहीं रहेगी, लेकिन जवाब देना ही है। नहीं, आप जैसा यस और नो में जवाब चाहते हैं वो उचित जवाब नहीं है। ये सरकार उतनी ही मजबूत है आज जितनी मजबूत इस जन्म काल में थी। लेकिन उस समय तो मजबूत बिल्कुल ही नहीं थी, सभी कह रहे थे कि गिरने वाली है। तो वही आपसे कह रहे हैं कि जितनी मजबूत उस वक्त थी उतनी ही मजबूत। मैं समझ गया मंत्री साहब, आप कह रहे हैं असल में हाँ जी टूट सकती है, लेकिन जहां मैं बैठा हूं मैं कह नहीं सकता। नहीं, इसकी क्या जरूरत है कहने की? ये पब्लिक को जाके कहना कि टूट रही है, ये तो विरोधी लोग, इसके लिए तो जो हमारे विरोधी पार्टी के हैं वो रोज रोज कह ही रहे हो। तो कह रहे थे 1 हफ्ता नहीं चलेगा, 10 दिन नहीं चलेगा, 2 महीना। अखबार भी बहुत ऐसा कह रहे थे, एडिटोरियल भी आप लोगों के आ रहे थे, लेकिन चल तो रही है। तो इसीलिए हमने कहा कि जितनी ही मजबूत ये जन्म के दिन में थी उतनी ही मजबूत ये सरकार आज भी है। चलिए मंत्री साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, चलती का नाम गाड़ी है। Let's leave it there, sir. Thank you very much for talking so openly to In Focus. That's it this week. We'll be back next week with another interviewee. But till then, from the Agriculture Ministry in New Delhi, goodbye.